नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता गहलोत, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, एमए उत्तरार्ध चतुर्थ प्रश्न पत्र प्रेमचंद की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, अपने पूर्व के व्याख्यान में हमने प्रेमचंद जी के उपन्यास कर्मभूमि का कथासार पढ़ा था। आज हम प्रेमचंद जी के कर्मभूमि उपन्यास का समीक्षात्मक विवेचन करेंगे। इस संबंध में लेखक डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव के विचारों के बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रेमचंद जी का उपन्यास कर्मभूमि उनके अंतिम महत्वपूर्ण उपन्यास गोदान के ठीक पहले लिखा गया था। कहते हैं कि प्रेमचंद ने अप्रैल 1931 के आरंभ में इसे लिखना शुरू किया था और अगस्त 1932 में इसका प्रकाशन संभव हुआ। पर मुंशी दयानारायण निगम को लिखे प्रेमचंद जी के ही एक पत्र 28 फरवरी 1929 से पता चलता है कि कर्मभूमि पहले से ही प्रेमचंद की योजना में था और स्वाधीनता आंदोलन की समस्याओं को लेकर उनके गहरे आत्ममंथन का विषय था। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कर्मभूमि मूलतः हिंदी में ही लिखा गया था, जिसका अनुवाद प्रेमचंद जी ने मैदाने अमल नाम से बाद में जामिया मिलिया से प्रकाशित किया। कर्मभूमि की लोकप्रियता और महत्व का प्रमाण है कि 1935 में ही उसका गुजराती संस्करण प्रकाशित होकर चर्चा में आया और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद की प्रेरणा बना। प्रेमचंद गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से कितने प्रभावित थे, इसका अनुमान इस तथ्य से किया जा सकता है कि जब मार्च 1930 को गांधी जी की दांडी यात्रा शुरू हुई, 15 दिन पहले ही प्रेमचंद हंस का अंक लेकर दृश्य पर मौजूद थे। भारत के मुक्ति संघर्ष से हंस की शुरुआत को जोड़ते हुए उन्होंने संपादकीय टिप्पणी लिखी थी। हंस के 1930 के अंक में प्रेमचंद जी ने लिखा था, गरीबों की छाती पर दुनिया ठहरी हुई है, यह कठोर सत्य है। हर एक आंदोलन में गरीब लोग ही आगे बढ़ते हैं, यह भी अमर सत्य है। कर्मभूमि से ठीक पहले की कहानी समर यात्रा में प्रेमचंद स्वराज्य आंदोलन को गरीबों का आंदोलन बता रहे थे। उनके मन में गांधी जी के ये शब्द गूंज रहे थे कि स्वराज्य चाहिए। सबसे पहले उन गूंगे बेजुबान आदमियों के लिए जो दिनों दिन दरिद्र होते जाते हैं। समर यात्रा में कोदे की गिरफ्तारी पर जो उत्साह का वातावरण है, वह कर्मभूमि में विस्तार से चित्रित है। प्रेमचंद जी के ही शब्द हैं, वही खेत खलियान है, वही बाग बगीचे हैं, वही स्त्री पुरुष है, पर आज के प्रभात में जो आशीर्वाद है, जो वरदान है, जो विभूति है, वह और कभी न थी। हंस के 1930 के अंक में प्रेमचंद जी की कहानी जुलूस में प्रकाशित हुई, जिसमें वर्णित यह दृश्य कर्मभूमि के पाठकों को बार बार याद आएगा। जुलूस अभी तक शांत खड़ा था। इब्राहिम को गिरते देख कई आदमी उसे उठाने के लिए लपके, मगर कोई आगे न बढ़ सका। उधर सवारों के डंडे बड़े निर्दयता से पड़ रहे थे। लोग हाथों पर डंडों को रोकते थे और अविचलित रूप से खड़े थे। कर्मभूमि में भी अछूतों के मंदिर प्रवेश का आंदोलन और महंत के विरुद्ध लगानबंदी का जन आंदोलन, दोनों के अतिरिक्त शहर में गरीब जनता का अपने अपने मकान के लिए जमीन की मांग का आंदोलन, सब कहीं दमन चक्र तेजी पर है, पर उसका प्रतिरोध करने वाली शक्तियां भी आगे आ रही हैं। प्रेमचंद जी का ध्यान उन शक्तियों की प्रकृति पर भी है।
भारत के स्वाधीनता संघर्ष का एक जरूरी हिस्सा था दलितों की मुक्ति का संघर्ष। प्रेमचंद इस संदर्भ को महत्व देते हुए कर्मभूमि का कथा ढांचा तैयार करते हैं। 5 खंडों में बंटे और फैले इस उपन्यास में थोड़ी बहुत काटछांट की गई है। ऐसा जान पड़ता है कि प्रेमचंद अपने अंतर्बाह्य संघर्ष के आवेग को नियंत्रित नहीं कर सके और कथा को बेरोक टोक चलने दिया। एक खंड से दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें खंड तक आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कर्मभूमि को स्वाधीनता आंदोलन की गहराई और प्रसार का उपन्यास कहते हुए इस संदर्भ को महत्व दिया है कि इस आंदोलन में विद्यार्थी, मजदूर, शिक्षक, किसान, स्त्रियां सब शरीक होते गए और आंदोलन तीव्रतर होता गया। अकारण नहीं कि मुक्तिबोध ने प्रेमचंद को उत्थानशील भारतीय सामाजिक क्रांति का प्रथम और अंतिम महान कलाकार कहा है। देखने की चीज यह है कि खाते पीते मध्यम वर्ग के अमरकांत और सुखदा जैसे चरित्रों की निजी द्वंद्व से जो कहानी जन्म लेती है वह जन संघर्ष और जन आंदोलन का इतना विशाल फलक प्राप्त करती है। अमरकांत को अगर रूढ़ अर्थ में नायक ही कहें, नायक तो है ही, क्योंकि निरंतर यह प्रयास पाने वाला आंदोलन है, सब जिसकी ओर खींचे जाते हैं, परंतु है वह दुर्बलताओं और विशेषताओं का विचित्र और रोचक मिश्रण। अंतर्विरोध सुखदा के भी कम नहीं है, पर अमरकांत के आगे वह हमेशा एक नई ऊंचाई पर दिखाई देती है। अमरकांत की दुर्बलताओं से शक्ति ग्रहण करती हुई उन्हें ठीक न समझ पाने के कारण अंशतः वही टूटती भी है। अमरकांत और सुखदा के विवाह को प्रकृति भेद के मनोवैज्ञानिक तर्क से जांचते हैं। कारण कि नई मां के कारण अमरकांत के पिता से अनबन थी ही, सुखदा भी विलासिता के दर्प के चलते उसे आसानी से स्वीकार्य नहीं थी। गहरी मैत्री के बल पर कहीं अधिक भरोसे का था तो सलीम, जिसने मौके पर फीस जमा करा दी और एहसान तक न जताया। अमरकांत के मन में सुखदा को लेकर हमेशा यह खटक बनी रहती कि उसमें त्याग की जगह भोग, शील की जगह तेज और कोमल की जगह तीव्र का ही नशा था। इससे भ्रम न हो कि अमरकांत प्रकृतिया त्याग के लिए तैयार था, अपितु वह सुखदा के विरोध में ही त्याग की राह पर गया था। प्रेमचंद अमरकांत और सुखदा के स्वभाव की पृथकता बतावे कहते हैं, सुखदा उसकी दृष्टिकोण का समर्थन करके कदाचित उसे जीत सकती थी, उधर से हटाने की चेष्टा करके उसके संकल्प को वह और भी दृढ़ कर रही थी। अमरकांत भी उससे सहानुभूति करके उसे अपने अनुकूल बना सकता था, परंतु वह भी शुष्क त्याग का रूप दिखाकर उसे मात्र भयभीत ही कर रहा था। सुखदा को अपनी ही कमजोरियों का पता अंत में सकीना के निकट जाकर चला, जिसके प्रेमोन्माद में अमरकांत ने घर ही छोड़ दिया। सुखदा ने अंत में स्वीकार भी किया है कि सकीना में वे तमाम गुण थे जिनके बल पर स्त्रियां पुरुषों के हृदय पर राज करती हैं। ये गुण हाव भाव, जादू भरी चितवन से अलग एक शांत, करुण संगीत के नजदीक की चीज थे। अमरकांत भी सुखदा और नैना, सुखदा और सकीना के बीच में अक्सर तुलना किया करता। उसके लिए सुखदा एक ऊंची, दुर्गम और विशाल चीज थी। नैना समतल और समीप थी, जो कि उसकी बहन थी, जिससे कि वो अत्यधिक स्नेह करता था, और सुखदा अपनी प्रतिभा और गरिमा से उस पर शासन करती थी, जो उसकी पत्नी थी और वह उसे अप्रिय था। सकीना नम्रता और माधुर्य से उस पर शासन करती थी, जो उसे प्रिय था और जिससे वह प्रेम करता था,
और विवाह भी करना चाहता था। अमरकांत सुखदा से खिन्न होकर सकीना तक पहुंचा था। इस खिंचाव में अमरकांत की रसिकता ही मुख्य प्रेरक थी, पर सकीना की विनम्रता में कुछ खास आकर्षण भी था जो उसे उन्माद की इस चरम अवस्था तक ले गया। प्रेमचंद अमरकांत और सकीना के प्रेम को उस वृक्ष जैसा बताते हैं जिसकी जड़ें गहरी होती है और जिसे बार बार सींचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आखिर सकीना ने अमरकांत के चले जाने पर विवाह से इनकार कर दिया, परंतु अंत में सलीम से विवाह के लिए वह तब राजी हुई जब वह अमरकांत की बहन नैना की जगह ले चुकी थी, यानी जब उसमें भाव परिवर्तन हो चुका था। सकीना के लिए पत्नी रूप में पिता के पारंपरिक घर में जगह नहीं थी, अर्थात समरकांत उन्हें कभी भी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे। इसलिए अमरकांत घर छोड़ गया था, पर घर छोड़कर गया तो अछूतों की ऐसी बस्ती में जहां अशिक्षा थी, गरीबी थी, पुरोहिती सामंतवाद के शोषण के गहरे दबाव थे, जहां सुधारवाद का आंदोलन था जो उसका इंतजार कर रहा था। वहां मुन्नी भी थी जो बलात्कारी गोरों की हत्या के अभियोग में जेल का जीवन बिता लेने के बाद भी इसी गांव में रह रही थी। अपने पति और पुत्र के वियोग को भूलने के लिए नए जीवन में रुचि लेने की कोशिश कर रही थी। प्रेमचंद पहले ही दिखा चुके हैं कि जब मुन्नी पर मुकदमा चला, सुखदा, अमरकांत, सलीम सब उसकी मुक्ति के लिए चिंतित थे और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। अमरकांत के बिछोह का दुख पिता समरकांत को था। उन्होंने ठाकुर द्वारे के निर्माण में अपना दुख भुलाने की कोशिश की, पर हुआ कुछ और ही। मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा दी। एक दिन पूजा उत्सव के विधान के समय महंत ने अछूतों को न सिर्फ मंदिर की दहलीज पर कदम रखने के लिए फटकारा, बल्कि उन पर जूते भी बरसाए। डॉक्टर शांति कुमार ने विरोध में ठाकुर द्वारे के ठीक सामने समानांतर सभा की और फिर अछूतों से मंदिर में सामूहिक संगठित प्रवेश के लिए संकल्प कराया। मंदिर के पुरोहितों को चुनौती देते उन्होंने कहा, अंधे भक्तों की आंखों में धूल झोंक कर यह हलवे बहुत दिन खाने को न मिलेंगे महाराज। अब वह समय आ रहा है जब भगवान भी पानी से स्नान करेंगे, दूध से नहीं। इसी आंदोलन में सुखदा घर से बाहर आई। प्रेमचंद जी की दृष्टि में उसकी वही तेजस्विता जो अभिमान बनकर उसे विलासिनी बनाए हुई थी, उत्सर्ग के रूप में अब आंदोलन में उमड़ पड़ी थी। ऐसे उत्सर्ग के आगे लाला समरकांत को भी झुकना ही था। 1932 की एक टिप्पणी में प्रेमचंद जी ने यह सवाल भी पूछा था, क्या मंदिरों के पुजारियों और मठों के महंतों से ही हिंदू जाति बनी हुई है? प्रेमचंद दिखा चुके हैं कि व्यक्तिगत कारणों से भी बड़े आंदोलन जन्म लेते हैं। नैना के भ्रष्ट पति मनीराम द्वारा अपमान का बदला चुकाने के लिए सुखदा ने शहर में गरीब जनता को अपने मकानों के लिए जमीन पर अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से आंदोलन चलाया। बड़ी हड़ताल की योजना बनाई जिसे पहली बार विफल होना था, पर धीरे धीरे आंदोलन ने प्रसार और शक्ति प्राप्त की। म्युनिसिपल बोर्ड को झुकना पड़ा। गरीब दलित जनता के संघर्ष की जीत हुई। जब सुखदा गिरफ्तार हुई तो उसने भी जाते जाते यही चेतावनी दी, मुझे गिरफ्तार कर ले, उन लाखों गरीबों को कहाँ ले जाएंगे जिनकी आहें आसमान छू रही है। एक दिन आएगा जब आज के देवता कल कंकर पत्थर की तरह उठा उठा कर गलियों में फेंक दिए जाएंगे और पैरों से ठुकराए जाएंगे।
कर्मभूमि से लगभग एक दशक पहले माधुरी के एक अंक में भी यही टिप्पणी छपी थी, जिसमें स्त्री के लिए कहा गया था कि वह पूजा भी नहीं चाहती, अवहेलना भी नहीं चाहती, किंतु वह अन्याय, अत्याचार और अवज्ञा के विरुद्ध युद्ध के लिए संघबद्ध होने से बाज न आएगी। स्त्री की स्वाधीन चेतना का पक्ष लेने वाली यह कोई अकेली टिप्पणी नहीं थी। सुखदा और नैना जैसे चरित्र आकस्मिक न थे। नव जागरण की व्यापक लहर के साथ ही वे प्रेमचंद जैसे लेखकों की कल्पना में भी थे। प्रेमचंद को कभी एक वर्ग विशेष द्वारा घृणा का प्रचारक कहकर संबोधित किया गया था। कहना नहीं होगा कि प्रेमचंद की घृणा भी सात्विक कोटि की घृणा थी, जिसके पीछे गरीबों और दलितों के लिए सच्ची सहानुभूति की आंच थी। प्रेमचंद अमरकांत की सुधार नीति की सीमाएं समझते हैं, पर अभी उनके मन में भी हिंसक विद्रोह को लेकर बहुत उत्साह नहीं है। अमरकांत की कुछ आगे कुछ पीछे चलने की दुर्बलताओं के लिए भी प्रेमचंद कोई सुरक्षात्मक तर्क नहीं देते। वे एक स्थिति भर दिखा रहे हैं कि लगान बंदी या लगान माफ़ी के आंदोलन में अमरकांत महंत से समझौते के लिए भी प्रयत्नशील है, जबकि आत्मानंद महंत के विरुद्ध सीधी लड़ाई लड़ने के पक्ष में हैं और जनता के तीखे विद्रोह के लिए तैयार कर रहे हैं। एक दिन अमरकांत का मोह भंग होता है और उसे आत्मानंद के रास्ते पर आना पड़ता है। जब मित्र सलीम के हाथों उसे गिरफ्तार होना है, उसी आत्मानंद के रास्ते पर वह आता है जिस आत्मानंद के विरुद्ध वो सीधी लड़ाई लड़ने के पक्ष में है। अगले व्याख्यान में हम इसी क्रम में इसका अगला भाग 2 पढ़ेंगे। धन्यवाद।